नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके पहले हमने हिमालय, दर्रे, घाटियाँ इनके बारे में अध्ययन कर लिया है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज ये देखेंगे कि ये जो मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ है ना। और ये मैदान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा, उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, तो ये उत्तर में स्थित है। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत और दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के बीच, ठीक है, हिमालय पर्वत और दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के बीच सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना। और प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां आती है अपने साथ अवसाद लेकर आती है। ठीक है, ये जो अवसाद है इनके जमा होने से या इनके निक्षेपण होने से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ये जो मैदान है पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। और ये एक समतल मैदान है, मतलब कि ये सपाट है और ये ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं है, इसलिए इसको मैदान की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये जो मैदान है पूर्व से पश्चिम तक लगभग कितना 3200 किलोमीटर लंबा है। और इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है, तो 150 से 300 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। ये जो मैदानी क्षेत्र है इस क्षेत्र की मिट्टी, यहाँ की जलवायु, इस क्षेत्र की मिट्टी, यहाँ की जलवायु और यहाँ जो पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है वो कृषि कार्य के विकास में बहुत ही सहायक है। ठीक है, इस मैदान के अधिकांश भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी की मोटाई लगभग कितनी है, तो 200 मीटर तक की इसकी मोटाई है। अभी देखिए ये मैप में, तो ये वाला जो पूरा भाग है ये मैदानी भाग कहलाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान जो कहते हैं वो इसे ही कहते हैं। तो इसको भी कई भागों इसको भी भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है इसको पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं, इसको राजस्थान का मैदान कहते हैं, इसको अपर गंगा का मैदान या उच्च गंगा का मैदान, इसको मध्य गंगा का मैदान या मिडिल गंगा का मैदान, और इसको लोअर गंगा का मैदान, ठीक है, निम्न गंगा का मैदान इसको कहते हैं, और इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ठीक है, अभी आगे हम इनके बारे में और अध्ययन करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर उत्तर का जो मैदान है उसको कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो उनको आप देख सकते हैं कि इनको 5 प्रदेशों में विभाजित किया गया है, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। ठीक है, तो चलिए हम भाबर के बारे में पढ़ते हैं। तो भाबर प्रदेश जो है वो शिवालिक के गिरिपद प्रदेश, मतलब शिवालिक के पदी प्रदेश अर्थात शिवालिक के सबसे निचले जो भाग है उसमें ये जो मैदान है सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक के जो क्षेत्र है उनको क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। ये जो है इसको जो शिवालिक के जलोढ़ पंख की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, भाबर प्रदेश को क्या कहा गया है, शिवालिक का जलोढ़ पंख की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये जो प्रदेश है हिमालय से जो नदियां अपने द्वारा कंकड़ पत्थर लेकर आती है, ठीक है, उनसे उनके जो जमा होने से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है, तो 8 से 10 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। और ये जो क्षेत्र है कृषि के लिए कुछ खास उपयोगी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं तराई वाले क्षेत्र के बारे में। तो तराई जो प्रदेश है वो भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, मतलब निचले हिस्से में। ठीक है, और ये एक दलदली क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, है ना। और ये जो है बारीक कंकड़ पत्थर, है ना, रेत, चिकनी मिट्टी, इनसे इसका निर्माण हुआ है तराई प्रदेश का। इसकी चौड़ाई देखिए तो 10 से 20 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। भाबर क्षेत्र में क्या होता है कि जो कुछ नदियां वहां बहती रहती है वो कुछ समय बाद वहां अदृश्य हो जाती है कहीं कहीं। तो वही जो नदियां हैं वो तराई प्रदेशों में आकर के ये दिखाई देने लगती है। ठीक है, और ये जो प्रदेश है ये निम्न समतल का मैदान इसको भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक तो भाबर के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, निचले भाग में स्थित है, इसलिए उसको निम्न समतल का मैदान भी कहते हैं। और यहाँ जो नदियां हैं इनका पानी इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। और ये जो क्षेत्र है कृषि के लिए विशेषकर गन्ना, चावल, गेहूं, इन चीजों के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, अब बांगर प्रदेश के बारे में देखें तो जो बांगर प्रदेश है ये उत्तरी मैदान का उच्च भूमि वाला, मतलब ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है कि ये पुरानी जलोढ़ से निर्मित हुआ है। कौन सा बांगर क्षेत्र, मतलब कि नदी अपने साथ जलोढ़, मतलब मट्टी बहाकर लेकर आई, जलोढ़ी बोलो उसको, मट्टी बहाकर लेकर आई। ठीक है, वो धीरे धीरे जमा होते गए वो स्थान एकदम ऊंचा हो गया। अब क्या होता है कि वहां पर अब नदी जब अपने साथ जलोढ़ लेके आती है तो वो उतने ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंच पाती है, तो वो
क्षेत्र क्या होता है, वो क्षेत्र बांगर कहलाने लगता है, मतलब वो अनुपजाऊ हो जाता है और वहाँ पर बालू की अधिकता होने लगती है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में इनमें लवणी एवं क्षारीय जो उत्फुलन है वो देखे जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको रेह और कल्लर भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो ऊसर, एक तरीके से ऊसर भूमि समझ लीजिए कि ये ऊसर भूमि यहाँ पे बनने लगती है। बांगर क्षेत्र जो है वो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर होता है, अभी मैंने आपको समझा दिया था ये वाला। ठीक है, और इस कारण यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। ये जो क्षेत्र है कृषि के लिए कम उपयोगी होता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है कृषि के लिए कम उपयोगी होता है। ये वाला क्षेत्र कहाँ पर देखने को मिलता है हमको, सतलज का मैदान और गंगा के ऊपरी मैदान में ये क्षेत्र हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या है, ये बांगर प्रदेश जो ऊंचा हो जाता है तो उसमें भी अपक्षय होता है। ठीक है, उस कारण क्या होता है कि इसके ऊपर की जो मिट्टी होती है मुलायम वाली वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और वहाँ पे क्या बचती है, कंकरीली भूमि बचती है। इसको क्या कहता है, इस भूमि को क्या कहा जाता है, तो इस भूमि को भूड़ कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे खादर प्रदेश के बारे में देखें तो जो खादर प्रदेश है वो उत्तर भारत के मैदानों की निचली भूमि है। ठीक है, सबसे निम्न स्थान पर पाई जाती है और यहाँ पर क्या होता है कि ये नवीन जलोढ़ से निर्मित होती है। ठीक है, खादर जो क्षेत्र है वो नवीन जलोढ़ से निर्मित होता है और इसमें काप मिट्टी भी पाई जाती है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है नदियों के निचले हिस्से में होता है। अभी देखा हमने, जिस पर बाढ़ के समय जो जलोढ़ की नई परत बार बार जमती रहती है। ठीक है, इसलिए यह उपजाऊ क्षेत्र होता है। ठीक है, और ये कृषि के लिए भी बहुत ही उपजाऊ है। ठीक है, इस मृदा में क्या है कि चीका की अधिकता होती है और इसी कारण इसमें नमी धारण करके रखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल हमको मुख्य रूप से देखने को मिल सकती है, तो चावल है, जूट है, यानी इन फसलों के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। जैसे चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि ये जो फसलें हैं इनके लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। अब डेल्टा के बारे में देखें तो जो खादर मैदान का ही है ये जो बड़ा हुआ भाग है। ठीक है, डेल्टा, इसका विस्तार कहाँ पर है, इसका विस्तार पश्चिम बंगाल या फिर निचली गंगा घाटी, अभी हमने देखे आया निचला गंगा का मैदान, उन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, यहाँ की जो उच्च भूमि है, डेल्टा की जो उच्च भूमि होती है उसको क्या हम कहते हैं, उसको हम चार कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसका विभाजन देखा है इन आधारों पर। ठीक है, अभी हम आगे उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो विभाजन है वो प्रादेशिक आधार पर भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे के जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप इनको अच्छे से देखिए, समझिए, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।